Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हम तेलुगु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं शिक्षण का। देखिए, ये जो शिक्षण है, शिक्षण को हम लोग किस पर्पस से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये आपके सीटेट में भी काम आएगा। इसके अलावा ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपके सुपर टेट में जो 10 नंबर का आता है उसमें भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जान लीजिए कि सुपर टेट में 10 नंबर जो आता है उसमें ज़्यादा, और सीटेट में भी जो है सारी चीज़ें वही है, शिक्षण सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। जो टॉपिक पढ़ते पढ़ते तब बीच में जो है आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। जैसे इस तरीके से बीच बीच में हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बीच बीच मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें सीटेट में आए हुए क्वेश्चन या DSSB में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण हम क्यों पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षण को अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं। शिक्षण को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक है रायबर्ग ने कहा कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें या विचार किया जाए तो रायबर्ग का मतलब ये है कि शिक्षक जो है पढ़ाता है, शिक्षार्थी जो है उसे सीखता है, लेकिन जो चीज़ पढ़ाई जाती है, जो शिक्षार्थी सीखता है, उसे आप सिलेबस या पाठ्यक्रम। जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में विथ सिलेबस सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जब एक दूसरे से बातचीत करके संपर्क में आके जब हम कुछ सीखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। अर्थात शिक्षण में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम सम्मिलित होते हैं। यह कहा है रायबर्ग ने। दूसरी परिभाषा है जिसमें रायंस ने कहा है कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरों को सिखाने के लिए या जो दिशा निर्देश हम देते हैं और अन्य प्रकार से उन्हें हम निर्देशित करते हैं, उसी को हम शिक्षण कहते हैं। और यह भी बात सही है कि हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। कोई भी चीज़ कभी ये नहीं कहा जाता कि हम उन्हें याद करवाते हैं या रटवाते हैं। हम लोग बच्चों को सिखाने के लिए उनको दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि छोटे से बच्चे जिसको हम समझते हैं कि इसका दिमाग जो है पूरी तरीके से खाली है, जो है इसके मस्तिष्क में कुछ नहीं है, एकदम कोरी स्लेट की तरह जो है पूरा खाली है, वह खाली नहीं रहता, बल्कि सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बस ज़रूरत होती है टीचर को बच्चे को दिशा निर्देश देने की और उन्हें निर्देशित करने की, उन्हें प्रेरित करने की। बच्चा स्वयं सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी क्या करता है, सीख जाता है। यह करना है रायंस का। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, शिक्षण जो है, शिक्षण हिंदी के शिक्षा से बना है और शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। और शिक्ष धातु का मतलब होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही हम शिक्ष धातु कहिए या शिक्षण कहिए। अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। अब उसमें आप चाहे ज्ञान दीजिए, चाहे कौशल दीजिए, चाहे व्यवहार में परिवर्तन लाइए, चाहे बच्चे की दक्षता को इफिशियंट करिए, दक्ष करिए उसको किसी भी रूप में। और यह शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है स्कूल में भी हो सकती है और घर एवं समाज में भी हो सकती है। स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षण प्रक्रिया की जाती है, उसे हम औपचारिक शिक्षण कहते हैं। और घर या समाज में जो शिक्षा दी जाती है उसे हम अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। दोस्तों, स्कूल में जो भी शिक्षण दिया जाता है उसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं। और औपचारिक शिक्षण को इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन के साधन जो हैं, शैक्षणिक संस्थान, जितनी भी शैक्षणिक संस्थान है, सब फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। और फॉर्मल का मतलब फॉर्मेलिटीज, और फॉर्मेलिटीज का मतलब कि जहाँ पे रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़े, ऐसे जगह पे जो भी शिक्षण दिया जाता है वह स्कूली शिक्षण होता है और उसे हम औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और जिसमें रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करना पड़े, ऐसे शिक्षण को हम अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जैसे घर और समाज या परिवार में दिया गया जो शिक्षण होता है वो अनौपचारिक शिक्षण होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, शिक्षण के 2 अर्थ और हैं। पहला अर्थ है संकुचित अर्थ, मतलब शिक्षण को सीधा हम क्या कर सकते हैं, एकदम संकुचित अर्थ क्या है, बालकों को ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण है। यह शिक्षण का संकुचित अर्थ है। अब वह बालकों को जो ज्ञान हम प्रदान करते हैं, परामर्श भी दे सकते हैं, निर्देशन भी दे सकते हैं, वह ज्ञान विद्यालय में भी दे सकते हैं, वह ज्ञान घर और परिवार समाज में भी दे सकते हैं। बस बालकों को अगर किसी भी प्रकार से आप ज्ञान दे रहे हैं
तो उस प्रक्रिया को आप शिक्षण कर सकते हैं, लेकिन वह संकुचित रूप में। लेकिन जब यही बालक हटा दिया जाए और मनुष्य के जीवन में जीवन पर्यंत, यानी जब तक वह मर ना जाए, जन्म से लेकर जब तक वह मर ना जाए, तब तक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। तब तक हम न कुछ दूसरों को सिखाते रहते हैं और दूसरों से कुछ न कुछ हम क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं, लेकिन यह पूरा व्यापक अर्थ है। अब चाहे आप वातावरण से सीखिए, चाहे आप किसी घटना से सीखिए, चाहे वस्तु से सीखिए, फिर वही बात आ जा रही है, चाहे विद्यालय से सीखिए, चाहे घर से सीखिए, चाहे परिवार से सीखिए, किसी से भी आप सीख रहे हैं, तो जब जीवन पर्यंत की बात करेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात करेगा, तो वह शिक्षक का व्यापक अर्थ होगा। जबकि केवल बालक तक की बात करेगा, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का, तो वो शिक्षण की संकुचित अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, एक क्लार्क है, क्लार्क ने बताया कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। दोस्तों देखिए, इन्होंने कहा कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया को शिक्षण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, शिक्षण और अधिगम में अंतर जान लीजिए। व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। जैसे आप सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश की टाइपिंग, आप इंग्लिश की टाइपिंग नहीं सीख पाए, आप हिंदी की टाइपिंग सीख लिए, तो यह अधिगम नहीं होगा। अधिगम वही होगा जो आप सीखना चाहते हैं वही सीख जाए। लेकिन आपने हिंदी सीख लिया, तो यहाँ पे अधिगम तो नहीं आपका ये मनोविज्ञान के अनुसार कहलाएगा, लेकिन शिक्षण कहलाएगा कि आपने कुछ न कुछ सीखा। भले आप सीखना कुछ दूसरा चाह रहे थे और सीख कुछ दूसरा लिए, तो इसे शिक्षण तो कहेंगे, लेकिन अधिगम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अधिगम जो होता है वो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन या व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन जब होता है, जो परिवर्तन हम चाहते हैं वही अगर हो जाता है, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, शिक्षण प्रक्रिया। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसमें 4 भाग होते हैं। एक तो होती है समस्या, दूसरा होता है उद्देश्य, और तीसरा होता है शिक्षण, और चौथा होता है मूल्यांकन। दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया यानी शिक्षण की प्रक्रिया क्या कब हम करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके सामने एक टॉपिक होता है। जैसे मान लीजिए टॉपिक आपका है या मुद्दा आपका है कि हमको बाल मनोविज्ञान सीखना है, तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। आपका उद्देश्य है कि बालक को हमको सिखाना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, इसीलिए हम बाल मनोविज्ञान सीखना चाहते हैं। तब जाके हम शिक्षण करेंगे, और शिक्षण करने के बाद जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तब उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करेंगे, या बच्चे हमारा मूल्यांकन या परीक्षा करेंगे कि हमने कैसे शिक्षण जो है प्रक्रिया अपनाई। उसके बाद दोस्तों शिक्षण की विशेषताएं हैं। तो शिक्षण की विशेषताओं से देखिए, आपका एक ये भी क्वेश्चन अब किया आया था, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। और सामाजिक प्रक्रिया का मतलब आप जानते हैं कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग आपस में अंतःक्रिया के द्वारा संपर्क में आते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक समाज का निर्माण हो जाता है। तो आप देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया जो होता है वह त्रिध्रुवी होता है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। तो अगर हम केवल एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी की बात करें, तो यहाँ पे 2 लोग हो जा रहे हैं, और 2 लोग जहाँ पे होंगे वहाँ पे समाज का क्या होगा, निर्माण होगा। और समाज का जब निर्माण हो जाएगा, तो शिक्षण प्रक्रिया को हम एक सामाजिक प्रक्रिया कह सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर बताया कि बाल मनोविज्ञान सीखना आपकी एक समस्या है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ना सीखना चाहते हैं। आप बच्चों को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाना सीख पाएंगे। तो आप बाल मनोविज्ञान का ज्ञान सीखना चाहते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे। अर्थात हर एक शिक्षक, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका भी एक उद्देश्य है कि आपको यूपी टेट पास करना है, आपको सीटेट पास करना है। इसीलिए हम बाल मनोविज्ञान के जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हर शिक्षण के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब आपको हमने बता ही दिया कि जो शिक्षण होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होती है। अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया हम विद्यालय में अपने टीचरों से ले सकते हैं, और अनौपचारिक यानी घर और परिवार या समाज में अपने बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी के द्वारा भी शिक्षण की प्रक्रिया हम ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षण की प्रक्रिया केवल विद्यालय में ही हमको मिले। आपको कोई भी कुछ भी सिखा रहा है, तो वहाँ पे अब सिखा रहा है, तो भाई सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षण है। तो आप वहाँ पे शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। इसके 3 पक्ष होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसके बाद दोस्तों इसमें मार्गदर्शन और निर्देशात्मक होता है। अर्थात कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो आपका मार्गदर्शन भी करती है, निर्देशात्मक यानी निर्देशन भी करती है। आप कह सकते हैं कि शिक्षक जो है शिक्षण के द्वारा
आपको मार्गदर्शित और निर्देशित करके आपके कठिन रास्ते को भी सुगम कर देता है। इसीलिए शिक्षक को हम सुगम करता या सुविधा प्रदाता कहते हैं। और दोस्तों सुगम करता या सुविधा प्रदाता ज़्यादातर जिस ऑप्शन में आएगा वह ऑप्शन हमेशा आपका क्या होता है, सही होता है। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, अर्थात एक अच्छा शिक्षण हमें प्रेरित करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमारे अंदर रुचि उत्पन्न करता है कि हम कुछ करें। दूसरा है अच्छा शिक्षण बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक होता है। दोस्तों अच्छा शिक्षण जो होता है उस बाल केंद्रित होता है, अर्थात हम बालक को उसमें ज़्यादा महत्व देते हैं, बालक को हम हमेशा केंद्र में रखते हैं। अगर बच्चा एडमिशन ले लिया है स्कूल में और किसी भी रीजन से वह फेल हो गया तो वहाँ पे हम मानते हैं कि आपका जो विद्यार्थी फेल हुआ है उसको पढ़ाने वाला टीचर पूरी तरीके से फेल हो गया या सरकार की पूरी व्यवस्था फेल हो गई, लेकिन कभी हम उसको दोष नहीं देते, कभी भी हम उस बालक को दोष नहीं देते, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के केंद्र में ही कौन होता है, बालक होता है, अर्थात बाल मनोविज्ञान में बालक ही सबसे मेन होता है। इसके अलावा दोस्तों बाल मनोविज्ञान या अच्छा शिक्षण देने में मनोवैज्ञानिक विधियों का हम प्रयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का, सामाजिक विकास के सिद्धांत का। इस तरीके से हम कई जो है विकास का सिद्धांत जैसे कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे ज़्यादा विद्यालयों में कक्षा में होगा। इस तरीके से कई मनोवैज्ञानिक विधियों का हम प्रयोग करते हैं। अनुकरण विधि हो गई, अंतर्दृष्टि या सूझ विधि हो गई, अनुबंधन की विधि हो गई। इस तरीके से कई शिक्षण सूत्र, आगमन विधि, निगमन विधि, जो है उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, इस तरीके से बहुत से मनोवैज्ञानिक विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए अच्छा शिक्षण जो होता है वह निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है। दोस्तों देखिए निदान का मतलब होता है पता लगाना और उपचार का मतलब होता है दूर करना। जैसे आप देखते हैं कि जो भी आपको मान लीजिए बुखार हो गया तो आपको बुखार हो गया तो आपको पता रहता नहीं कि हमको टाइफाइड है कि मलेरिया है कि डेंगू है, तो आप जाते हैं सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाने। तो जो आपका ब्लड टेस्ट करता है वो आपके अंदर की कमी को पता लगाता है, वो आपका निदान करता है। तो ये जानिए कि निदान का मतलब कि बच्चे के अंदर क्या कठिनाई है उसका पता लगाना है। और आप जब खून टेस्ट करवा लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि हमको टाइफाइड है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका उपचार करता है। तो सेम वही चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई बालक है और वह बालक जो है बार बार आप इस तरीके का एक सवाल दे रहे हैं कि 25 में 18 को बेटा जोड़ना है, तो बेटा क्या कर रहे हैं कि 5 में 8 को जोड़ रहे हैं तो 13 जो आ रहा है पूरा 13 में दे रहे हैं। उसके बाद जो है 2 1 3 कर दे रहे हैं। क्या यह सही है? नहीं। लेकिन बार बार आप बता रहे हैं, बार बार बच्चा ऐसे कर रहा है, तो आप इसकी कठिनाइयों का क्या करेंगे, पता लगाएंगे, अर्थात निदान करेंगे। और इसकी कठिनाइयों को पता लगाने के बाद इसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे, अर्थात इसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। बताएंगे बेटा 8 5 13 होता है, लेकिन 13 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल 3 लिखेंगे। जो एक हासिल आता है यहाँ पे ले जाएंगे, 2 1 3 1 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से 25 और 18 जोड़ने पे 43 आएगा, तो गलत जोड़ रहे थे। तो यहाँ पे अब ये उपचार हुआ। तो एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर निदान यानी बच्चे की कठिनाइयों का पता करने आना चाहिए और उसका उपचार यानी उसकी कठिनाइयों को, उसकी कमियों को दूर करने की भी क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षण या एक अच्छे शिक्षक में ऐसा गुण होना चाहिए। अगला है कि अच्छा शिक्षण बालक के पूर्व ज्ञान या पूर्वानुभव को ध्यान में रखकर दिया जाता है। अर्थात आप शिक्षण दे रहे हैं और आप जो है बच्चे को डायरेक्ट आगे लिख दे रहे हैं, बेटा हेडिंग डालो जोड़, और आप जोड़ शुरू कर दे रहे हैं। तो आपको ऐसा शिक्षण नहीं देना है। पहले बालक के पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव को ध्यान में रखकर पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रस्तावना के प्रश्न आप पूछेंगे कि बेटा बताओ एक जो है डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं, एक चिड़िया और आके बैठ गई, बताओ कितनी चिड़िया हो गई। तो बच्चा बताएगा कि सर 3 चिड़िया हो गई। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे बच्चे को जोड़ सिखाना हम शुरू कर देंगे। अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया अगर आपको बहुत ही अच्छी करनी है ताकि बच्चा रुचि ले और प्रेरित हो, तो आपको बालक के पूर्व ज्ञान या पूर्वानुभव का प्रयोग करना होगा। जैसे आपको च से सिखाना है तो आप च से चम्मच सिखाएंगे कि च से चरखा सिखाएंगे। आप सबसे पहले बच्चे को च से चम्मच सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा च से चरखा जानता ही नहीं। बच्चे को अगर आपको सिखाना है जल प्रदूषण, तो आप जो है गंगा नदी या यमुना नदी पूरी तरीके से प्रदूषित है ऐसा सिखाएंगे, या गांव के गंदे नाले, गांव के गंदे पोखरे का उदाहरण देंगे। तो आप गांव के गंदे नाले और पोखरे का उदाहरण देंगे, क्योंकि बच्चा उसको देखा है, वह उसके पूर्व ज्ञान में है। तो आप अच्छा शिक्षण अगर करना चाह रहे हैं तो बालक के पूर्व ज्ञान या पूर्वानुभव को याद रखकर क्या करेंगे। उसके बाद दोस्तों है 10वां विशेषता ये है कि अच्छे शिक्षण में मूल्यांकन, आकलन, परीक्षण को शामिल किया जाता है। दोस्तों जैसे पूरी चीजें आप पढ़ा दी और पढ़ाने के बाद बच्चों का आप मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, टेस्ट करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ
क्या बच्चे पूरी तरीके से अर्जन किए, एब्जॉर्ब किए कि नहीं। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य ही होता है, आकलन का मेन उद्देश्य ही होता है कि क्या बच्चे में कुछ सुधार हुआ कि नहीं, या हमारी टीचिंग में कहाँ कहाँ कमी रह गई कि बच्चे इस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो मूल्यांकन में बच्चे का आकलन तो होता ही, उसके साथ साथ एक शिक्षक का भी आकलन होता है, अर्थात बच्चा और शिक्षक दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। मूल्यांकन इसलिए होता है, ना कि मूल्यांकन जबरदस्ती एग्जाम लेने के लिए होता है, कुछ ऐसा नहीं है। बस मूल्यांकन या आकलन इसलिए किया जाता है कि हम देखते हैं कि बच्चे में हमारे शिक्षण का कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा, बच्चे में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हो गया तो हमारी टीचिंग में क्या कमी रह गई कि बच्चे में सुधार नहीं हुआ। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं मूल्यांकन, ठीक है। तो ऐसा शिक्षण होना चाहिए कि उसमें मूल्यांकन भी हो, ये नहीं कि आप जो है 2-2 साल पढ़ाते चले जा रहे हैं, मूल्यांकन हो ही नहीं रहा है, टेस्ट हो ही नहीं रहा है। तो आप टेस्ट नहीं लेंगे तो बच्चे अगर एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो बच्चों की गलती नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी आप पूरी तरीके से फेल हैं, यानी शिक्षक या व्यवस्था उसकी जो है पूरी तरीके से फेल है, बस पढ़ाते चले गए हैं, बच्चा कभी समझा ही नहीं, वो फेल हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बराबर मूल्यांकन करते रहना है और पता लगाते रहना है कि बच्चा जो है क्या हमारी पढ़ाई के अनुरूप वो वर्क कर ले रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है मेरे में क्या कमियां हैं उसको हम सुधारें। उसके बाद दोस्तों देखिए, शिक्षण दो व्यक्तियों के बीच में संप्रेषण स्थापित करता है। दो व्यक्तियों के बीच में संप्रेषण स्थापित करने का काम शिक्षण का होता है, और आपको पता है संप्रेषण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। अब हम लोग समझते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम ही यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से प्रेषक हो गए, आपको सेंड कर रहे हैं मैसेज, और आप जो है ग्राही हो रहे हैं। जैसे यहाँ से हमने कुछ बोला, यानी वक्ता हम हैं, कुछ बोले तो जो श्रोता है, जो सुन रहा है, वह अगर हमारी बातों को, हमारे सिलेबस को, हमारे संदेश को, हमारे मैसेज को समझ जाता है तो उसे हम संप्रेषण कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से मैसेज भेजे XYZ और आप समझ ही नहीं पाए, लेकिन मैसेज तो आपके पास गया। अगर हमारा मैसेज आपके पास जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसे हम संप्रेषण नहीं कहेंगे। हमारी बोली हुई बात को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक उसे हम संप्रेषण नहीं करते हैं। जब आप समझ जाएंगे तो उसी को हम संप्रेषण करते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि प्रेषक के द्वारा भेजी गई बातें या संदेश या पाठ्यक्रम ग्राही जब पूरी तरीके से समझ लेता है तो उसे हम संप्रेषण करते हैं। और संप्रेषण में 3 घटक होते हैं। एक होता है शिक्षक जो चीज़ों को या संदेश को या सिलेबस को भेजता है, एक होता है छात्र जो ग्रहण करता है, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम या संदेश जिसे भेजा जाता है, जिसे पढ़ाया जाता है। अब दोस्तों देखिए, यूपी टेट 2021 में इसी में से क्वेश्चन आया था कि शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन था मूल्यांकन कार्य, दूसरा ऑप्शन था उपचारात्मक कार्य, तीसरा ऑप्शन था निदानात्मक कार्य, चौथा ऑप्शन था उपर्युक्त सभी, और आपका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। हमने आपको शिक्षण की विशेषता में बता दिया कि देखिए मूल्यांकन भी इसमें शामिल है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण भी शामिल है, और इसी में से आपका क्वेश्चन आया था। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। यानी आप कह सकते हैं कि बच्चों में अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी? तो तालमेल बिठाने की, संप्रेषण और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशन की। हमने दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि जिसमें भी सुगमकर्ता आपके ऑप्शन में या सुविधा प्रदाता आ जा रहा है और शिक्षक की बात किया है तो आपका वही उत्तर सही हो जाएगा। अगर सुगमकर्ता नहीं होता तो निर्देशक सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सुगमकर्ता है तो आपकी चीज़ों को शिक्षक सरल बना दे रहा है। तो सरल निर्देशन और मार्गदर्शन से ही तो बनाता होगा, तो निर्देशन और मार्गदर्शन इसी सुगमकर्ता के बीच में आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। अर्थात आपका सही उत्तर होगा सुगमकर्ता की। अर्थात एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी? सुगमकर्ता की। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। दूसरा है कि बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। दोस्तों नियमित रूप से परीक्षा लेना गलत नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रत्यास्मरण योग्यता यानी रटने की योग्यता वाली बात हो रही है। यह ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है बच्चे शिक्षक से डरते हैं या शिक्षक केंद्रित है, ये भी ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, ये भी जो है बहुत बाल केंद्रित शिक्षा का खनन है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अर्थात पहला ही सही है कि एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए जो शिक्षक की सहायता लेते हैं वह
मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु लेते हैं, ताकि शिक्षक जो है हमको मार्गदर्शित करे और हमारा सहयोग करे और हमारी सारी चीज़ों को एकदम सुगम बना दे। इसीलिए शिक्षक को सुगम करता है, यानी सुगम का मतलब सारी चीज़ों को सरल बना दे, इसीलिए इसको सुगम करता या सुविधा प्रदाता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला है शिक्षण के प्रश्न का उत्तर देने का ट्रिक, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।